तो आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और 2 वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, मतलब उनका लिंक आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। बहुत सी बातें लूसी मैनर्ड से उस समय छिपा कर रखी गई। पहली बात यह है कि 11,000 कैदियों को हिंसा में पिछले 4 दिनों और रातों में मार दिया गया और जेल की आसपास सड़कों पर खून बह रहा था। दूसरा यह है कि चार्ल्स बहुत बड़े खतरे में था, लेकिन डॉक्टर मैनट के साथ रिलेशन की वजह से अभी तक चार्ल्स जिंदा था। और डॉक्टर मैनट की तरफ से उन्होंने अपने साथ जेल में होने वाली डरावनी यातनाओं को अलग कर दिया, यानी उन्होंने लूसी से छिपाया कि इस जेल में किस तरीके की यातनाएं दी जाती हैं। और खुद को लोगों का उपचार करने के लिए, मतलब लोगों का बीमारियों का या चोटों का इलाज करने के लिए उन्होंने अपने आप को वहीं पर काम में लगा दिया। वह पीड़ित या फिर कह सकते हैं जख्मी लोग और हत्यारों की एक समान देखभाल करते थे। जो लोग डॉक्टर को पहले से जानते थे उन्होंने भी यह कहा कि डॉक्टर यहाँ पर नए हैं। 1 साल और 3 महीने बीत गए, जिससे दौरान लूसी को बिल्कुल विश्वास नहीं था, मतलब बिल्कुल नहीं लगता था कि शायद कभी लाग ग्लूटाइन से उनके पति का सिर काट दिया जाएगा। अब देखिए लाग ग्लूटाइन का है क्या है। लाग ग्लूटाइन एक पुराने समय की मशीन है जिसे अपराधियों का सर कलम किया जाता था। लूसी ने एक छोटे से घर को अरेंज किया कि शायद कभी उसके हस्बैंड यहाँ रहेंगे, या उम्मीद हो थी लूसी को कि एक दिन वापस उनके पति वापस जरूर आएंगे। उसके दिल में उम्मीद से ज्यादा फिर भी निराशा थी, मतलब अभी भी लूसी को वो नहीं लग रहा था कि शायद उसके पति बच भी पाएंगे या नहीं। एक दिन उसके पिता कुछ अच्छी खबर लेकर लौटे। उन्होंने कहा, जेल में एक खिड़की है, थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ से चार्ल्स आपको 2 या 4 दिन के बीच देख सकता है। लूसी ने कहा, ओ पिताजी, मुझे वहां पर ले जाओ। बस उसी दिन से, चाहे धूप हो, बारिश हो या बर्फ हो, लूसी उस जगह जेल के पास जरूर जाती जहां उसे विश्वास था कि चार्ल्स उन्हें देख सकता है। उस जगह पर एक बूढ़े वुड कटर की दुकान भी थी, जो उसे हर दिन वहां देखा करता था और वह अक्सर लूसी से बातें भी किया करता था। एक दिन जब वह चारों ओर फैली बर्फ में इंतजार कर रही थी, तभी चाकू और कुल्हाड़ियों से लदी एक भीड़ सड़क पर तेजी से आ रही थी। खून की प्यासी भीड़ के बीच लूसी ने मिसिस डिफार्ज का पीछा किया और उन पर हमला करने का इरादा बना लिया, लेकिन फिर उसने अपने पिता को देखा। वहां उसके पिता पहुंचे तो उसके पिता ने कहा, लूसी, मैंने सोचा ही था कि तुम यहीं पर मिलोगी। तुम्हारे लिए एक बड़ी ही खुशखबरी है। वे चार्ल्स को कासीरंजी में ले जा रहे हैं। अब देखिए, कासीरंजी एक न्यायालय है, मतलब एक कोर्ट है एक तरीके का, जहां पर उसका मुकदमा चलाया जाएगा। तो कह रहे हैं कि उसे कासीरंजी में ले जाया जा रहा है। वे चार्ल्स के मामले की जांच करेंगे और अभी भी हमारे पास एक उम्मीद है। पिता ने लूसी को कंधे से लगाया और वे कई महीनों में पहली बार अपने दिल को कुछ उम्मीद देकर लेकर घर चले गए। अब बताया जा रहा है उस न्यायालय या फिर उस कोर्ट के बारे में जहां पर उसका मुकदमा चलाया जाएगा। तो कोर्ट कैसा है? सबसे भयानक न्यायालय, जो 5 लोगों का था, मतलब इसमें 5 जज थे, जो सबसे क्रूर देशभक्तों से बना था, जो रोज किसी जरूरी मामले पर ये मुकदमा चलाया करते हैं। उन्होंने पेरिस की सबसे पुरानी जेल में लोगों की गद्दारी पर मुकदमा चलाया। जिस दिन चार्ल्स के मामले की सुनवाई होनी थी, उससे पहले 15 कैदी जा चुके थे इस न्यायालय में, और 1 घंटे से भी कम समय में सभी 15 को दोषी करार दिया गया। जब चार्ल्स को उन ट्रिब्यूनल यानी 5 लोगों के सामने लाया गया, तो उसने डिफार्ज को पहचाना, जो उनमें सामने ही बैठा था। उसके बगल में एक महिला तेजी से बुनाई कर रही थी। अब पता नहीं ये कौन है जो कितने सालों से बुनाई कर रही है। ठीक है, तो एक महिला थी जो बुनाई कर रही थी। वह कभी कभी डिफार्ज के कानों में फुसफुसाती, जिससे चार्ल्स यह समझ गया कि ये डिफार्ज की वाइफ है, क्योंकि चार्ल्स ने तो पहले कभी डिफार्ज की वाइफ को देखा ही नहीं था। तो चार्ल्स समझ गया कि ये डिफार्ज की वाइफ है। चार्ल्स ने यह ध्यान दिया कि हालांकि ये दोनों बहुत नजदीक बैठे हैं, फिर भी वह चार्ल्स पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा था कि वह बड़ी गंभीर रूप से किसी चीज का आने का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने दूसरे जजों की तरफ देखा और फिर कुछ नहीं कहा। सरकारी वकील ने, अब आगे के पैराग्राफ, सरकारी वकील ने चार्ल्स पर आरोप लगाया कि वह एक एमिग्रांट है, यानी एक भगोड़ा है या देशद्रोही है, जिसका जीवन पर अब लोगों का हक है और नियम के मुताबिक उसके सिर की लोगों द्वारा मांग की गई है, यानी उसके सिर को कलम करने की मांग की गई है। तभी लोग चिल्लाते हैं, यह देश का दुश्मन है, इसका सिर कलम कर दो। अदालत का प्रेसिडेंट बेल बजाकर लोगों को शांत होने को कहता है और फिर आरोपी यानी चार्ल्स की तरफ देखता है। फिर से चार्ल्स से सवाल किए जाते हैं, क्या तुम बहुत सालों तक इंग्लैंड में रहे? तो चार्ल्स कहते हैं, हाँ, लेकिन फिर दोबारा से सवाल पूछते हैं उससे, तो फिर तुम एक एमिग्रांट हो? चार्ल्स कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी इच्छा से अपनी पहचान छोड़ी थी और मैंने अपनी इच्छा से देश छोड़ा था। ठीक है, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं। वकील कहता है, लेकिन आपने इंग्लैंड में शादी करी है ना? तो चार्ल्स कहता है, लेकिन मेरी पत्नी एक फ्रेंच सिटीजन है। वकील पूछता है, तो उनका नाम बताइए और उनके परिवार के बारे में बताइए। चार्ल्स कहता है, वो हैं डॉक्टर मैनेट की बेटी जिनसे मेरी शादी हुई। बेहतरीन डॉक्टर जो आपके सामने बैठे हैं। चार्ल्स उसी समय लोगों के बीच बैठे डॉक्टर मैनेट की तरफ इशारा करता है। जब डॉक्टर मैनेट से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने दामाद यानी चार्ल्स के बचाव में जोश में जवाब दिया कि उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में चार्ल्स पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ था और फ्रांस के प्रति उनकी वफादारी के बारे में भी सबको बताया। उनके जवाब से अदालत और लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा खुश हुई, जिससे सभी लोगों ने आवाज लगाई कि डॉक्टर मैनेट के दामाद को बचाओ, मतलब चार्ल्स को छोड़ दो, उसके शरीर के काटने की सजा वापस ली जाए। पांचों जज चार्ल्स के फेवर में वोट देते हैं और आखिरकार अब चार्ल्स आजाद था। भीड़ ने डॉक्टर मैनेट को 2 आदमियों के कंधे पर चढ़ाया और उन्हें सड़कों पर ले गए। इस तरह वे शांत गली में पहुंचे जहां लूसी ने वह घर बनाया था। लूसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने पति और अपने पिता को गले लगते देखा। वह फूट फूट कर रोने लगी और उन दोनों को अपने पास बिठा लिया। पूरे 15 मिनट बीतने के बाद उसने अपने पति की आंखों में देखने की हिम्मत हुई। मतलब 15 मिनट के बाद लूसी ने अपने पति की आंखों में देखा। उसी रात जब वे परिवार में चार्ल्स की वापस आने का जश्न मना रहे थे, तभी दरवाजे पर जोर से आवाज होती है। लूसी कहती है, पिताजी, अब यह क्या हो सकता है? और चार्ल्स से कहती है, छिप जाओ चार्ल्स। लेकिन डॉक्टर समझाते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची, अब डरो मत, अब चार्ल्स सेफ है, मैं देखता हूं कि दरवाजे पर कौन है। तभी 4 लोग लाल टोपी पहने अंदर आते हैं। उनमें से एक पूछता है कि सिटीजन एवरमोर, जिसे डार्ने कहा जाता है, वह कहाँ है? तो चार्ल्स आगे बढ़ के पूछता है कि उससे आप क्यों मिलना चाहते हो? तभी वह व्यक्ति जवाब देता है कि मैं उसे चाहता हूं, यानी हम उससे मिलना चाहते हैं। अरे, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ही एवरमोर हो। मैंने कल तुम्हें अदालत में देखा था। तुम फिर से कैदी बनाए जाते हो, मतलब तुम्हें फिर से कैदी बनाया जाता है। चार्ल्स पूछता है, लेकिन किस लिए, क्यों बनाया जा रहा है मुझे वापस कैदी? वह व्यक्ति जवाब देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यों। डॉक्टर मैनेट इस तरह अचानक आने से गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 4 लोग इस तरीके से उनके दरवाजे पर आए, तो इससे वो गुस्सा हो जाते हैं और उस व्यक्ति का सामना करने के लिए आगे आते हैं। और डॉक्टर कहती है, तुमने कहा था कि तुम चार्ल्स को जानते हो, क्या तुम मुझे भी जानते हो सर? तो वो चारों व्यक्ति सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ, हम आपको भी जानते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर ने पूछा, अब चार्ल्स पर किस तरीके का आरोप लगाया गया है? तो व्यक्ति ने जवाब दिया, मतलब किसने आरोप लगाया? तो व्यक्ति ने जवाब दिया कि एसटी एंटोनी के जिले से आरोप लगा है। डॉक्टर ने पूछा, मुझे बताएगा कि आपको इसकी सूचना किसने दी है? चारों ने जवाब दिया कि यह नियम के खिलाफ है, लेकिन आप उस आदमी से पूछ सकते हैं जो एसटी एंटोनी जिले में रहने वाला है। मतलब वह व्यक्ति, मतलब किसी की तरफ इशारा करते हैं। डॉक्टर मैनट उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जिस तरफ इन चारों लोगों ने इशारा किया था। वह व्यक्ति अपने पैरों को थोड़ा हिलाता है और अपनी दाढ़ी को थोड़ा रगड़ता है और फिर आखिरकार वह बोलता है, खैर, हाँ, यह नियम के खिलाफ है, पर लेकिन
मतलब वो व्यक्ति बोल रहा है जिसके पास डॉक्टर मेनन गए थे, वो व्यक्ति बोलता है खैर हाँ यह नियम के खिलाफ है, पर लेकिन इसकी सूचना सिटीजन और सिटीजनस डिफार्ज यानी मिस्टर एंड मिसिस डिफार्ज द्वारा ही दी जाएगी और दूसरों के द्वारा। डॉक्टर पूछते हैं कि दूसरे कौन कौन जवाब देगा इस बारे में। तो वह व्यक्ति कहता है, क्या कहता है कि आप सच में जानना चाहती हैं वो कौन है। डॉक्टर कहता है हाँ। तो वह व्यक्ति डॉक्टर को पहले तो अजीब निगाहों से देखता है और फिर कहता है तो कल आपको जवाब दिया जाएगा, फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और यहाँ पर चैप्टर 8 पार्ट खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसमें नेफ्यू यानी चार्ल्स डार्ने की मौत के बारे में बताया गया है। क्या सच में चार्ल्स डार्ने की अगले चैप्टर में डेथ होगी या नहीं, हम जानेंगे।